नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 105 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस PDF में तैयार किया था, परीक्षाओं की दृष्टि से 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जहां आपको वीडियो के जो लिंक हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो अरबी लोगों का आक्रमण भारत पर हुआ, तुर्की लोगों का जो आक्रमण भारत पर हुआ, इसका भारत पर सामाजिक और तकनीकी प्रभाव क्या पड़ा। तो जो अरेबियन लोगों ने, तुर्किश लोगों ने भारत पर अटैक किया, उसका भारत की सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत की तकनीकी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो अरबी लोगों का आक्रमण भारत पर हुआ, तुर्किश लोगों का आक्रमण हुआ, इसका भारत पर जो सामाजिक प्रभाव पड़ा, वो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि इन आक्रमणों की वजह से भारत में इस्लामी संस्कृति का उद्भव हुआ, इस्लामिक रीति रिवाजों का उद्भव हुआ और इस्लामिक परंपराओं का आगमन हुआ। भारत में जो फारसी भाषा है इसका प्रभाव पड़ गया, भारत के जो पहनावे पर प्रभाव पड़ गया और खान पान पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। क्योंकि अरबी और तुर्किश अटैक के बाद भारत में जो अरबी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है, इसकी वजह से दोनों ही सभ्यताओं के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। इन आक्रमणों के माध्यम से भारत में इस्लामी संस्कृति का उदय होता है, इस्लामिक रीति रिवाज और परंपराएं चहुँ ओर देखी जा सकती हैं, फारसी भाषा का विकास होता है, खान पान और पहनने ओढ़ने के तरीके जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। ये हम सामाजिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो हिंदू और इस्लामी परंपराओं का मिश्रण देखा जा सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर सूफी और भक्ति आंदोलनों का प्रचार प्रसार हुआ, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया और सहिष्णुता की भावना कहीं ना कहीं बड़ी भाईचारे की भावना थोड़ी सी बढ़ी, ऐसा माना जाता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यानी कि जो समाज का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि जहाँ पहले हिंदू समाज था, जाति व्यवस्था में बटा हुआ था, वहीं अब जाति और सामाजिक प्रभाव बढ़ चुका था। यहाँ पर कुछ नई जातियाँ आई, सूफीवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया, बड़े पैमाने पर लोगों को कन्वर्ट करवाया गया इस्लाम में। इसके अलावा दिल्ली और अन्य स्थलों पर तुर्की आक्रमणों के बाद नए नए शहरों की स्थापना हुई, नए नए किलों की स्थापना हुई और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो जो भारत में तुर्किश अटैक हुए, इसके अलावा अरेबियन जो लोगों ने अटैक किया, भारत पर आक्रमण किए, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, खासतौर पर समाज पर। तो सामाजिक प्रभाव हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं तकनीक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, जब भी कोई राजा बाहर से आएगा तो यहाँ पर अपने किले भी बनवाएगा, अपने रहने के लिए महल बनवाएगा। अब जो वो जिस वास्तुकला का प्रयोग करेगा वो अपने देश की वास्तुकला का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से भारत में अरबी वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। तुर्की वास्तुकला की जो स्थापना है वो शुरू हो चुकी थी। जो अरबी लोगों का तकनीकी ज्ञान था, तुर्की लोगों का जो तकनीकी ज्ञान था, उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत पर भी पड़ने लगा। जैसे कि भारत की इमारतों में आप देखते हो, जैसे मस्जिद के ऊपर गुंबद होता है, मेहराब होती हैं, ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं, इन सब का भारत की जो स्थापत्य कला था उस पर प्रभाव देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो कि जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से करवाई गई थी। अब देखो, इसके अलावा इन आक्रमणों का प्रभाव ये पड़ा, जो हमारी सेना है उसमें नई हथियार प्रणाली शुरू हुई। तुर्की आक्रमण के बाद नए प्रकार की सैनिक प्रौद्योगिकी शुरू हुई, खासतौर पर तिरंदाजी। तो घोड़े पर बैठकर जो तिरंदाजी की जाती थी, ये भारतीय सेना को सिखाई गई। इसके अलावा लोहे की तलवारें अलग प्रकार की भारत में आई। कागज और लाइब्रेरी का विकास हुआ भारत में अरबी आक्रमण के बाद। शिक्षा और प्रशासनिक तकनीकों में सुधार हुआ। सिंचाई के लिए नई नई टेक्नोलॉजियों का डेवलप हुआ। नहरों का निर्माण किया गया। जल प्रबंधन की उन्नत प्रणालियों का प्रचलन शुरू हुआ। इसके अलावा तुर्की और अरेबियन लोगों के आने के बाद भारत में संगीत शैली पूरी तरीके से प्रभावित हुई। आज के टाइम पर आप सूफी जो सिंगर्स होते हैं वो यहीं की देन है, ये मान के चलो आप। तो सूफी शैली का विकास हुआ। तो इस प्रकार से भारतीय समाज और प्रौद्योगिकी जो है वो समृद्ध हुई। हालांकि इसका एक और निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि समाज में तनाव बढ़ा, समाज में संघर्ष बढ़ा, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए और बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न हुआ। बड़े पैमाने पर जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ा गया। तो ये सब भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है, जो कि आप इसमें लिख सकते हो।
तो जो ये क्वेश्चन है ये कला और वास्तुकला नाम के चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर आपको इसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। या फिर चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 का नाम ही है कि अरब और तुर्की आक्रमणों का भारत की सामाजिक, संस्कृति और तकनीक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चैप्टर नंबर 7 से आप इसमें और सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट जो 400 शब्दों में आंसर लिखना है उसके हिसाब से बिल्कुल ये प्रॉपर आंसर है। आपको पूरे ही नंबर यहाँ मिलेंगे, बस आप हेडिंग टू हेडिंग चीज़ें लिखना। तो आपसे पूछ रहा है कि अरब लोगों और तुर्की लोगों का जो आक्रमण हुआ उसने भारत के समाज और तकनीक को कैसे प्रभावित किया। तो समाज को प्रभावित ये किया कि समाज का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया, समाज में एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई, इस्लामी कल्चर की। सेकंड वन, जो जातीय व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बदल गई, लोगों का धार्मिक उत्पीड़न किया गया, बड़े पैमाने पर लोगों को कन्वर्ट करवाया गया, सूफी शैली विकसित हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समाज है वो प्रभावित हुआ। अब अगर हम तकनीकी प्रभाव की बात करें तो स्थापत्य कला का नया विकास हुआ, अब बड़ी बड़ी मीनारें बनाई जाने लगी, सूफी शैली का विकास हुआ। ठीक है, नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे, संगीत कला पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। ये सब तकनीकी प्रभाव है। नई हथियार प्रणाली आ गई, कागज और पुस्तकालय की शुरुआत हुई। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि भारतीय इतिहास लेखन में सामंतवाद पर इतिहास संबंधी लेखन विवाद का विश्लेषण कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये सामंतवाद है, जब इस पर इतिहास लिखा जाता है तो इसको लेकर क्या विवाद रहता है। तो इससे पहले इस आंसर को हम डिस्कस करें, मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि सामंतवाद का मतलब क्या होता है। तो देखो, सामंतवाद ना एक व्यवस्था है जिसे इंग्लिश में हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक एरिया है, ठीक है, और ये एरिया किसी एक राजा के अंडर में है और राजा के पास सेंट्रलाइज्ड पावर है, लेकिन राजा को इस एरिया को भी कंट्रोल में करना है, इस एरिया को भी, इस एरिया को भी, इस एरिया को भी, इस एरिया को भी। तो राजा क्या करेगा, इन सभी क्षेत्रों को किसी एक व्यक्ति के अधीन कर देगा और इस व्यक्ति का काम होगा कि इस एरिया से क्या करेगा, कर की वसूली करेगा और पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को बनाए रखेगा। बदले में ये राजा के अधीन रहेगा और राजा को भेंट देगा और राजा को जो राजा का टैक्स होगा उसे पे करेगा। अब जो ये लोग होंगे ना, जो यहाँ पर ये लोग हैं, ये होंगे सामंती, और ये जो पूरे की पूरी व्यवस्था होगी इसे बोलते हैं सामंतवाद या फ्यूडलिज्म। तो सामंतवादी विचारधारा में क्या होता है कि जो पूरे का पूरा क्षेत्र है उसे प्रशासन की सुविधा में छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और हर भाग को एक व्यक्ति के अधीन कर दिया जाता है और वो व्यक्ति सामंत कहलाता है। और ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है इसे सामंतवाद कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर आप यूरोपियन कल्चर की बात करोगे तो यूरोपियन कल्चर में इसे फ्यूडलिज्म बोलते हैं और वहाँ पर ये पूरी की पूरी ज़मीन का जो मालिक होता था उसे बोलते थे लॉर्ड। ठीक है, और उसकी जो ज़मीनें होती थी उसे बोलते थे मैनर। अब विवाद क्या है भाई इस चीज़ को लिखने में, तो विवाद ये है कि भारत में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था थी और भारत में जो व्यवस्था थी उसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं या इक्ता प्रणाली कहते हैं मुगल काल के दौरान, क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या होता था, जमींदारों को अपने क्षेत्र में विस्तृत अधिकार थे। लेकिन जो यूरोपियन सामंती व्यवस्था थी और जो हमारे यहाँ की जमींदारी व्यवस्था थी वो थोड़ी सी अलग है। तो सामंतवाद पर जब इतिहास लिखा जाता है तो उसको लेकर विवाद यही है कि जो फ्यूडलिज्म की विचारधारा यूरोपियन कंट्रियों में थी वो भारत में नहीं थी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाता है तो ये माना जाता है कि लगभग सामंतवादी प्रथा ही भारत में थी। तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, अब आप ये समझ गए होंगे कि जो सामंतवादी प्रथा है वो यूरोपियन देशों की और हमारे देशों की अलग अलग है, लेकिन जब इस पर इतिहास लिखा जाता है तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इसे एक ही बताते हैं जबकि कुछ इतिहासकार इसे अलग अलग कहते हैं। इसलिए सामंतवाद को लेकर विवाद रहता है कि आखिर सामंतवाद का जो नेचर था वो कैसा था। तो देखो, भारतीय इतिहास, अब लिखना कैसे आंसर हम ये समझने जा रहे हैं ना। तो भारतीय इतिहास में जो सामंतवाद है इससे जुड़ी अवधारणा को लेकर हमेशा इतिहासकारों के बीच में विवाद रहा है। अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें, 6वीं से 12वीं शताब्दी की बात करें या दिल्ली सल्तनत से पहले वाले समय की बात करें, तो यहाँ पर सामंतवाद पर जो विवाद है वो विवाद ये है कि हमारे यहाँ का जो सामंती मॉडल है वो पश्चिमी मॉडल है, जबकि ऐसा है नहीं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ सामंतवाद की परिभाषा दोगे और विवाद के स्रोत बताओगे। तो सामंतवाद एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना थी जिसमें एक केंद्रीय सत्ता होती थी, मैंने बताया था आपको, और उसके अधीन कुछ सामंत होते थे और हमारे यहाँ उसे जागीरदार या जमींदार कहते थे। ये कहा गया कि जो व्यवस्था है वो हमने यूरोपीय इतिहास से ली है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। तो विवाद का कारण ये है कि भारतीय संदर्भ में जो सामंतवाद है वो उसकी तुलना करना बिल्कुल भी पश्चिम से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में जो सामंतवाद की नेचर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है। मुख्य विवाद और तर्क क्या है, देखो मार्क्सवादी क्या कहते हैं आप सुनो। तो कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जैसे डी कोसाम्बी हो गए, रामशरण शर्मा हो गए, इन्होंने कहा है कि जो भारतीय सामंतवाद है ना, ये उत्पादन का एशियाई तरीका है और ये भूमि पर सामंती अधिकार है। उन्होंने कहा कि गुप्त काल के बाद केंद्र और परिधि के बीच में राजनीतिक आर्थिक संबंधों की जो कमजोर कड़ी थी, देखो केंद्र और परिधि का मतलब ये है कि यहाँ पर केंद्र सरकार है, ठीक है, और फिर उसने किस तरीके से इन सभी क्षेत्रों को कंट्रोल कर रखा है।
इसके पीछे तर्क ये दिए जाते हैं कि गुप्त राजाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर भूमि दान दिए थे, जिन्हें अग्रहार और ब्रह्मदेह के नाम से जानते हैं। पिछले क्वेश्चनों में हमने डिस्कस भी किया था कि जिस भूमि के टुकड़े को दान में दे दिया जाता है फिर उससे किसी प्रकार का कोई भी कर वसूला नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो सामंतवाद का संकेत था वो यहीं से था, जहाँ राजा ने बड़े पैमाने पर भूमि के टुकड़े दान में दिए और वो किसी न किसी ब्राह्मण के अधीन कर दिए, और वो ब्राह्मण उस पूरे के पूरे क्षेत्र को शासन चला रहा था एक तरीके से देखा जाए। तो ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ भूमिदान की वजह से सामंतवादी प्रथा शुरू हुई है। इसके अलावा किसानों पर अधिक कर लगाया जाता था और जो उनकी स्थिति निम्न रही वो सामंतवाद की वजह से रही। यानी कि सामंतवाद का मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि भारत में जो किसानों की स्थिति बेकार रही वो रही भूमिदान की वजह से, क्योंकि राजा तो भूमिदान दे देते थे, उसके बाद जिसे भूमिदान मिलता था वो बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण करता था। ऐसा मार्क्सवादी धारणा है। लेकिन इस धारणा की आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है और ये कहा जाता है कि भारत का सामंतवाद जो है यूरोपीय मॉडल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत में भूमि पर जो स्वामित्व है उसकी बजाय कराधान अधिकार प्रमुख थे। यानी कि भारत में भूमि के स्वामित्व की बात ही नहीं थी, बात ये थी कि टैक्स सिस्टम को पूरा सेटअप करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। अब ये तो हो गया मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी कि कुल मिलाकर मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कह रहा है कि भारत में जो किसानों की स्थिति बेकार रही उसका कारण है सामंतवाद, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब हम औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। औपनिवेशिक दृष्टिकोण में जेम्स मिल जैसे जो विचारक हैं इन्होंने अपने विचार दिए हैं और इन्होंने कहा है कि भारत में जो राजनीतिक विखंडन हुआ, यानी कि राजनीतिक सत्ता का जो बंटवारा हुआ, ये सामंतवाद था। तो राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसका विरोध किया, जैसे कि आरसी मजूमदार। उन्होंने कहा नहीं भाई, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, हर एक किसान जो था वो स्वतंत्र था। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण की अगर बात करोगे तो कुछ इतिहासकार जैसे विपिन चंद्रा हैं, इन्होंने कहा है कि सामंतवाद एक आर्थिक प्रणाली नहीं थी, बल्कि ये तो समाज के संबंध का हिस्सा थी। इसका प्रभाव जाति व्यवस्था और ग्राम समुदाय से जुड़ा हुआ था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में विवाद है। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि भूमि अनुदान तो दिया जाता था और ये भूमि जो अनुदान दिया जाता था ये सामंती व्यवस्था का प्रमाण है या नहीं है, विवाद इस पर है। यानी कि भारत में भूदान प्रथा तो थी ही थी, लेकिन क्या ये सामंती व्यवस्था का हिस्सा थी या नहीं थी, इस चीज़ को लेकर विवाद है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सामंतवाद पर क्या विवाद है, तो पहले सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर लिख देना एक पेज, अच्छे से उसे समझा देना, और उसके बाद इस विवाद को तीन जो है हेडिंग बता देना। एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण बता देना, एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण बता देना और एक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण बता देना। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में सामंतवाद को लेकर यह विवाद है कि ये पश्चिमी मॉडल से लिया गया है या नहीं लिया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसका पश्चिमी मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन बड़े टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये भी कि अलवारों और नैनारों पर टिप्पणी करो। तो देखो, दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए अलवार और नैनार दो आंदोलन हुए। इन्हें धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। जो अलवार थे भगवान विष्णु जी के भक्त थे और जो नैनार थे भगवान शिव जी के भक्त थे। इन्होंने पूरे के पूरी जो प्रथाएं हैं उन्हें परिवर्तित कर दिया था, जिसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो अलवार और नैनारों का इतिहास जब आप पढ़ोगे तो ये इतिहास भक्ति आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों ही संतों का संबंध दक्षिण भारत से है और इन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने ईश्वर की जो भक्ति करी उसमें जाति धर्म किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो अलवार और नैनार देखो उसकी प्रसिद्धि का कारण यही था क्योंकि भारत में आपको पता है पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण बटे हुए थे और चौथे वर्ण को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। ऐसे में जब अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन चला तो इन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को खारिज कर दिया, जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और समानता की बात करी, इसलिए एकदम से प्रसिद्ध हो गए और हिंदू धर्म के उत्थान में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इनके परिचय की बात करते हैं। अलवार भगवान विष्णु जी के भक्त थे। अलवार शब्द का मतलब होता है भगवान में डूबे हुए। ये संत तमिलनाडु के भक्ति आंदोलन का हिस्सा थे और वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। तो इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा करी, उनकी गा बजाकर उनकी महिमा को गाया और विभिन्न प्रकार के वहाँ मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। इनका एक ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है जिसका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है और इसे वेदों के बराबर माना जाता है, इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। अलवारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अलवारों का समाज पर यह प्रभाव पड़ा कि भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। उनकी कविताओं में भगवान विष्णु की महिमा का बखान किया गया और मानवता का आधार दिया गया। अलवार संतों की बात करोगे तो 12 प्रमुख अलवार संत रहे हैं, जिनमें से नम्मा अलवार, तिरुंगमई अलवार और आंडाल बहुत फेमस रहे हैं। अंडाल जो है ये स्त्री भक्त है, जिससे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं नैनारों की। तो नैनार जो थे ये भगवान शिव जी के भक्त हैं। ये भगवान शिव जी की उपासना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे।
और तमिलनाडु की भक्ति आंदोलन का अंग थे। इन्होंने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इनकी रचनाओं की बात करोगे तो तोरम है, तोरम इनकी रचना है। ठीक है, बहुत गहन भक्ति करते थे, क्योंकि आपको बताइए भगवान शिव जी की भक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत कठोर तप करना पड़ता है। नैनारों का प्रभाव ये था कि इन्होंने भी जाति प्रथा को चुनौती थी और शिव भक्ति को सभी के लिए सुलभ बनाया। तो यानी कि जो उस समय ब्राह्मणवाद चलता था उसका इन्होंने खंडन किया और अलग तरीके से इन्होंने इस धर्म को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से एकदम से ही ये लोग क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इनके कार्यों ने समाज में समानता की स्थापना बात करी और टॉलरेंस की नीति को अपनाया। 63 नैनार संतों में कुछ प्रमुख संत थे। तिरुज्ञान समंदर हो गए, तिरुनवक्कर सर हो गए और सुंदरार सबसे फेमस हैं, जो सुंदरार हैं। अलवार और नैनार संतों में समानता की बात करें तो दोनों ही भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों ने ही कर्म कांडों का विरोध किया है, दोनों ने ही सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसी जो कुरीतियां इनका विरोध किया है, ब्राह्मणवाद का खंडन किया है, सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा दिया है, बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, मंदिर निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है और तमिल भाषा को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो इस प्रकार से अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी है। इनकी शिक्षाएं, भक्ति कविताओं को न केवल धार्मिक बल्कि समाज सुधारों से प्रेरित किया जाता है। तो अलवार और नैनार जो फेमस रहे वो अपने सामाजिक सुधारों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस रहे, क्योंकि देखो इनका धार्मिक आधार था वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने जो उस समय सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, इतना ही नहीं विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, ब्राह्मणवाद का खंडन किया। इस वजह से ना अलवार और नैनारों की हिस्ट्री पढ़ी जाती है। इसके अलावा देखो मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, यहीं पर अगर पेपर में आ जाए इसके साथ लिंग आयात, तो ये इसके साथ ही कवर कर देता हूँ मैं, लिंग आयात। ठीक है, तो देखो कर्नाटक से है संबंध लिंगायतों का। तो लिंगायत कौन थे? लिंगायत का संबंध कर्नाटक से है और ये लोग शिवलिंग को धारण करते थे। ये ना इन्होंने पूरे के पूरे सारे संस्कार ही चेंज कर दिए थे। इन्होंने कहा कि मृतकों को ना जमीन में दफना देना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव में मरने के बाद व्यक्ति समा जाता है। तो आपसे पूछ ले मानो लिंगायत कौन थे या वीर शैव कौन थे? वीर शैव भी पूछ लेता है इनके लिए, वीर शैव। तो कर्नाटक में बासवन्ना नाम का एक ब्राह्मण था, उसके शिष्यों ने शिव जी को शिवलिंग के रूप में पूजा। ये लोग अपने कंधे पर एक चांदी के पिटारे में शिवलिंग का ताबीज भी धारण करते थे। इन्होंने भी बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब का विरोध किया और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने कहा व्यक्ति मरने के बाद शिवलिंग में समा जाता है, इसलिए उसे दफना दिया इन्होंने। अब हम बात करें 10वें क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कि प्रारंभिक मध्यकाल में गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां थीं। यानी कि आप अर्ली मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर गणित के क्षेत्र में और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियाँ थी। तो देखो जब आप प्रारंभिक मध्यकाल की बात करते हो तो टाइम पीरियड है 6 से लेकर 13 सेंचुरी। इस दौरान भारत ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। बहुत सारे भारतीय विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इस दौरान दिए हैं, जो उस समय भी और इस समय में भी और आने वाले समय में भी देश के ज्ञान में योगदान देते रहे हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर आपने नाम सुने होंगे जो बहुत ही ज़्यादा महान गणितज्ञ रहे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों के जो उदय था वो इसी दौरान का था। गणित की बात करोगे तो गणित में योगदान ये रहा कि संख्याओं की दशमलव प्रणाली की शुरुआत होती है। तो भारत में दशमलव प्रणाली का जो विकास हुआ वो प्रारंभिक मध्यकाल में हुआ। शून्य का यूज सबसे पहली बार साइन में किया गया, यहाँ पर यानी कि प्रतीकों में किया गया। अंक गणित का उपयोग भारतीय विद्वानों के माध्यम से हुआ और इस प्रकार से गणित के क्षेत्र में क्रांति हो गई। तो संख्याओं की दशमलव प्रणाली जो है मध्यकाल में शुरू हुई है, प्रारंभिक मध्यकाल में, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट ने गणनाओं में शून्य का प्रयोग किया और भारतीय संख्या जो पद्धति है ये विदेशी विद्वानों के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच चुकी। बीजगणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना लिखी है लीलावती और बीजगणित, जिसमें बीजगणित के समीकरणों को हल करने के नियम बताए गए हैं। उदाहरण के लिए भास्कर ने समीकरणों को हल करने के जो तरीके हैं और जो साइक्लिक मेथड है उसका इंट्रो भी बताया है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करोगे तो भारतीय गणित ने ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोसाइन के सिद्धांतों को दिया है। आर्यभट्ट ने साइन और कॉटेज के मूल विचार प्रस्तुत किए। आर्यभट्ट की कृतियों में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोणों जितने भी थे उनकी साइन टेबल भी दी गई है। तो अगर आप प्रारंभिक मध्यकाल की बात करोगे तो यहाँ पर गणित के क्षेत्र में महान उपलब्धियाँ भारत ने हासिल करी है। चाहे संख्याओं की दशमलव प्रणाली की बात कर लो, चाहे शून्य के प्रयोग की बात कर लो, बीजगणित के नियमों की बात कर लो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन और साइन की बात कर लो। पाई का जो मान था 3.1416 एग्जैक्ट निकाल कर दिया आर्यभट्ट ने इसी दौरान। अब हम बात करते हैं खगोल विज्ञान की। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में पता चला इस दौरान। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। यह उस समय की उन्नत और क्रांतिकारी खोज थी, क्योंकि उस समय पता है क्या माना जाता था? उस समय यूरोपियन देशों में ये माना जाता था कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है।
तो जो हमारा ये सौर गणना थी, इस आधार पर हमने यहाँ पर तय किया कि भैया पृथ्वी तो अपनी जगह धुरी पर घूमती है अपनी जगह पर, और ना ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से जो है खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी खोज हुई उस दौरान। ग्रहों और चंद्रमा की गति के बारे में भी इस दौरान पता चला। आर्यभट्ट ने ग्रहों की खगोलीय व्याख्या करी और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। खगोलीय उपकरणों का विकास हुआ, खगोलीय गणनाओं के लिए कई सारे यंत्र विकसित किए गए। इसके अलावा ग्रेविटी का विचार भी उस दौरान आ चुका था। ब्रह्मपुत्र ने अपनी रचना, ब्रह्मगुप्त ने, माफ कीजिएगा, ब्रह्मगुप्त ने अपनी रचना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में ग्रेविटी की अवधारणा का वर्णन कर दिया था। उन्होंने बताया कि वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी उन्हें आकर्षित करती है। इसके अलावा सूर्य का सिद्धांत दिया, सौर प्रणाली बात की, और हिंदू का जो पंचांग कैलेंडर है हमारा, जिसमें महीने होते हैं सावन, भादव, जेठ, कुआर, ये सब जो महीने होते हैं, ये हिंदू पंचांग की जो गणना है वो सौर गणना के आधार पर होती है। जैसे जैसे सूर्य अलग अलग राशियों में गोचर करता है, उस आधार पर जो है वो महीने परिवर्तित होते हैं। तो ये सिद्धांत भी इसी दौरान दिया गया था। तो इस प्रकार से प्रारंभिक मध्यकाल की बात करोगे तो गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, इन्होंने ये बात बता दी है कि उस दौरान ज्ञान विज्ञान में भारत का क्या ही जोड़ था, इसका कोई मुकाबला नहीं था। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चनों को आंसर करने में आप बिल्कुल सक्षम होंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर तो 17 हैं किताब में, तो इतने सारे जो चैप्टर हैं, तो इतने सारे चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है वो। बट ये है कि 10-15 जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे अंदर से ना, मतलब ये बहुत सारी वर्ड पावर कंप्लीट हो जाती है हमारी, और उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, क्योंकि सारा खेल है वर्ड पावर का और थॉट्स का। जब तक थॉट क्रिएट नहीं होगी तो फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2-4 लाइन का आंसर तो है नहीं कि बना बना के लिख दिया। तो 3-3, 4-4, 5-5 पेजों का आंसर लिखना है तो थॉट्स होने चाहिए हमारे पास। तो ये वीडियो जो है, ये आप ये मत मान के चलो कि बिल्कुल पेपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप ये मान के चलो कि आपके थॉट क्रिएट होंगी, ताकि और आंसर जो इससे रिलेटेड होंगे तो आप वो भी अच्छे से लिख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नए सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।